और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं से मेरा स्वागत। और आप में से ही दिया हुआ निर्देश, ये सेंटर लाइन है, जो नए साथी पहली बार आए हैं, एक। और दूसरा, आप जहाँ खड़े ये लक्ष्मण रेखा है, कई बार एक साथी आगे आ जाता तो बाकी को दिक्कत होती। और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन कि ध्वजारोहण के उस पक्ष को अपने करकमलों से संपादित करें। कृष्ण कुमार जी ध्वज प्रहरी इस समय उनका सहयोग करते हुए और ये परेड इंचार्ज महोदय का अगला स्वर और हमारी शान, ये तिरंगा सूर्य देव का विशेष शुभाशीष कुछ लम्हों के लिए, कुछ समय के लिए ही भले हो, लेकिन और इस समय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए राव तुलाराम स्टेडियम के इस ऐतिहासिक पावन परिसर टुकड़ियों के ओर आगे बढ़ते हुए इसकी शान न जाने पाए, चाहे एनसीसी की टुकड़ियों की सर सर देखते ही बनती है। विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन एनसीसी अनुशासन और समर्पण का पर्याय सैनिक स्कूल एनसीसी सीनियर वाले राव इंद्रजीत सिंह जी का अभिवादन करते हुए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और इस समय प्रेस गैलरी के ठीक सामने से गुजरते हुए मंत्री महोदय, एक बार जोरदार तालियों से ही हम उनका अभिवादन और स्वागत करें। मंजिल पर आ पहुंचे लोग, अपनी धुन के पक्के लोग, बस अफसानों में मिलते हैं, इतने सीधे सच्चे लोग, इतने सीधे सच्चे लोग। और इस समय परेड इंचार्ज महोदय की सलामी ग्रहण करने के बाद मंत्री महोदय मुख्य मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हुए हमें परम सौभाग्य मिला है कि माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने पिछले वर्ष पावन भूमि में इसी दिन अपने नए संग्रहालय का महत्व था, उस संबोधन में नसीबपुर और अम्बाला स्मारक का तुलनात्मक अध्ययन था। उस संबोधन में आजादी के 75 वर्ष लाइट की उस यात्रा के बाद, कोरोना काल और भारत को याद करने के बाद उन्होंने अपना जो संबोधन हमें दिया था, उससे आज भी हम अभिभूत हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। परेड इंचार्ज इस्लाम तिरंगे को सलामी देती हुई हमारी हरियाणा पुलिस के बाद महिला प्लस की टीम निर्णायक मंडल सूक्ष्म अध्ययन करते हुए मंच से, और आपकी जोरदार तालियां आए सभी टुकड़ियों के लिए। होमगार्ड्स पर इस समय होमगार्ड्स की टुकड़ी तिरंगे के ठीक जोरदार तालियां, 3 सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियां निकाली जानी है। कैडेट हर्ष ठाकरा इस समय मुख्य मंच के सामने सैनिक स्कूल के भावी सैन्य अधिकारी हैं और इनकी सजदर देखते ही बन रही है। एनसीसी सीनियर गर्ल्स कैडेट कोमल यादव, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन इनका कदम ताल। एनसीसी सीनियर बॉयज कैडेट मोहित राज, अहिर कॉलेज की बेटियों के बाद केंद्रीय कॉलेज के कैडेट मोहित राज अपनी टुकड़ी के साथ उसी कदम ताल से एक रूपता देते हुए, और जूनियर कैडेट मोहित राज, कैडेट प्रशांत के बाद जवाहर नवोदय
कि ये टुकड़ी स्काउट के रूप में हमारा एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय नेचाना के बच्चे यहाँ आए, उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। और हमारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी की बेटियां, गर्ल्स गाइड की टुकड़ी गाइड कीर्ति, और लास्ट नॉट द लीस्ट प्रहरी छवि, प्रजातंत्र के प्रहरी। हम पर्यावरण के पक्षधर पोषक और सजग प्रहरी बने, हम पानी बचाएं, स्वच्छता अपनाएं, ये दायित्व भी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निभा रहा है। मैं सभी टुकड़ियों के इंचार्जिस को और प्रतिभागियों को बधाई देता हूं और मैं निवेदन करूंगा इस पक्ष के बाद ड्रम के साथ आएंगे। आप सब बच्चों का स्वागत है। तब तक हमारा सम्मान पक्ष मंत्री जी हो जाएगा। ये लाल तुलाराम की भूमि, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नसीबपुर के मैदान में 5000 जवानों के साथ एक इतिहास लिखा। कदम ताल करते रहें, टीचर्स दिशा बोध दे के स्थान ले लें और मंत्री महोदय के आने के बाद ये शो प्रारंभ करेंगे। और इसी का एक और प्रतीक भेंट कर रहे हैं हमारे जिला उपायुक्त महोदय। मैं आयोजन समिति का आभारी हूँ कि राष्ट्रीय पर्व को उसी गरिमा से आप संपादित कर रहे हैं। और अब लीजिए रेवाड़ी के शहरवासियों, देशवासी, आज सभी को आज का दिन मुबारक। आज 76वां आज़ादी का दिवस हम और आप लोग मिलकर के मनाने लग रहे हैं और उचित है कि जब आज के दिन हम आज़ादी की हवा के अंदर सांस ले रहे हैं तो उन लोगों को भी याद किया जाए जिन लोगों ने हमारे को आज़ादी देते देते अपनी जान तक गंवा दी। 150 बरस पहले जब आज़ादी की पहले जंग 1857 के अंदर लड़ी गई, अंग्रेज विजयी हुआ, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों के अंदर ये अभी भी लिखा हुआ है कि इस तरह की जंग तोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद उनके पास सिर्फ ढाल और तलवार और बच्चे थे और एक दिन के अंदर एक स्थान के ऊपर ही चंद घंटों के अंदर ही 5000 लोग शहीद हो गए थे। जहां हुए थे नसीबपुर, आपके क्षेत्र का ही एक एरिया है, आपके जिले का नहीं तो पड़ोसी जिले का एक क्षेत्र है। विश्व युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अगर परमाणु शक्ति का इस्तेमाल जापान के खिलाफ जो हुआ था उसको अलग करके देखा जाए तो एक दिन के अंदर 5000 शहीद कभी भी किसी भी जंग के अंदर नहीं हुए। और ये चिंगारी 1947 के अंदर रंग लाई और आज हम 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाने लग रहे हैं। 200 साल की गुलामी एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 दशक के अंदर, 2 दशक के अंदर मिटाई नहीं जा सकती। उसका असर बरकरार रहता है कई सालों तक, लेकिन शायद 50 साल के बाद वो असर ढीला होने लग जाता है।
सकता है कि 75 साल के बाद उसका रंग फीका पड़ चुका होता है, और हो सकता है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये गुलामी की जो बेड़ियों की मानसिकता हमारे दिल और दिमाग के कुछ समय तक रही थी, उसको उतार करके हम ताक के ऊपर रख देंगे और अपना उचित स्थान विश्व के अंदर एक बार फिर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस लक्ष्य के साथ हर 15 अगस्त को आजादी के तौर पर बनाते हैं, और जब शहीदों का नमन करने का दिन आता है, आज से बेहतर दिन कौन हो सकता है। हिंदुस्तान की फौजों ने पहले विश्व युद्ध के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर न केवल अंग्रेजों का साथ दे करके उनको विजय प्राप्त करवाई, लेकिन अपना लहू देश की सरहद से बाहर तक जा करके लोगों को रिहा करवाया और अंग्रेजों को विजय दिलवाई। लेकिन इसका पहले युद्ध, विश्व युद्ध के बाद से लेकर के 47 तक उनकी यादगार अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर स्थापित नहीं करी। जो इंडिया गेट हम जाते थे, नाम लिखे हुए होते थे उन शहीदों के जिन्होंने देश में और विदेश में अंग्रेजों का साथ दिया था और खून बहाया था, लेकिन केवल पहले विश्व युद्ध तक ही उनकी सीमा थी। दूसरे विश्व युद्ध का कोई जिक्र नहीं, सन 62 की लड़ाई का कोई जिक्र नहीं, सन 65 की लड़ाई का कोई जिक्र नहीं, 71 की लड़ाई का, कारगिल की लड़ाई का कोई जिक्र नहीं। और जो आज के दिन हमारी आजादी को महफूज रख रहे हैं सरहदों पे, अगर उनमें से कोई शहीद हो जाता है तो उनका कोई जिक्र नहीं था। पिछले दिनों के अंदर संग्रहालय बने, दिल्ली में बने, उन सब लोगों का जो पहले विश्व युद्ध के बाद देश के हित के अंदर शहीद हुए थे, उन सब का नाम वहां पर लिखा गया। आज के दिन 50,000 लोग कम से कम हर रोज इंडिया गेट के पास नए संग्रहालय के अंदर, शहीदी पार्क के अंदर जाते। किसी का पिता शहीद हुआ था, किसी का घरवाला शहीद हुआ था, तो किसी का बेटा शहीद हुआ था। आज के दिन वहां की प्रतिमा रोजाना लगने लग रही है। और हरियाणा, जहां आज के दिन जहां का बच्चा चाहे सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पूछ लो, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर सैनिक कहां से थे? आपके जिला रेवाड़ी के। जब यहाँ पर सैनिक स्कूल बनाया गया, क्योंकि जब तुलना करी गई तो अनेक जिलों से फालतू एक्स सर्विसमैन रेवाड़ी जिले के हुआ करते थे। और यहाँ रेवाड़ी के अंदर नसीबपुर के मैदान के अंदर भी संग्रहालय बनाया जा रहा है, अम्बाला के अंदर भी संग्रहालय बनाया जा रहा है। अम्बाला वाला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन हमारा अभी चालू है, थोड़े दिन के अंदर बन जाएगा। तो मैं आज यूं कहना चाहता हूं आपको कि हम 75-76 साल आजाद हवा के अंदर सांस लेने लग रहे हैं, और जो बेड़ियां हमारे ऊपर थी, जो तौर पे हमारे को परखा जाया करता था, न केवल हमारे घर के आदमियों की तरफ से, विदेशियों की तरफ से भी, आज इस 75 साल के अंदर दिखा दिया है कि आजादी के अंदर सांस लेते हुए हम क्या रंग ला सकते हैं। आपको याद हो, जब पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद कोविड आ गया था। देश में विदेश के अंदर मातम छा गया था। जगह जगह के ऊपर बीमारी इस तरह से फैल गई थी कि लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए भी डरा करते थे। वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही थी। कुछ गुर्बत में पलते हुए लोग मुल्क अमेरिका से,
यूरोप से वैक्सीन का आग्रह कर रहे थे, लेकिन वैक्सीन तक पहुंचाई नहीं गई, न अफ्रीका में पहुंचाई गई, न लैटिन अमेरिका के अंदर पहुंचाई गई, न एशिया के अनेक मुल्कों के अंदर पहुंचाई गई। और अगर पहुंचाई भी गई तो उसकी कीमत खून के अंदर लेने की जरूरत पड़ी, उसकी कीमत जमीन के बदले के अंदर लेनी पड़ी। और उस समय के ऊपर जब सब जगह त्राई होने लग रही थी, तो कौन सा मुल्क उभर करके यूं बोला कि हम अपनों वालों को भी वैक्सीन देंगे और तुम्हारे लिए भी हम वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। वो हिंदुस्तान था, आपका ये मुल्क था, जिसने हमारी एक बार से फिर से विश्व के अंदर साख उस तौर पे बना दी जो 70 साल की आजादी ने नहीं बनाई। हमने अपने ही न केवल देखभाल की, अपनी चिकित्सा करी, लेकिन अनेक उन मुल्कों की भी करी। और आज सारे वो मुल्क हमारी तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं। और अगले महीने सितंबर के अंदर G20 की समिट होने लग रही है, जिसके अंदर राष्ट्रपति अनेक मुल्कों के आएंगे, प्रधानमंत्री अनेक मुल्कों के आएंगे, और वो देखेंगे कि हिंदुस्तान में कितने दिनों के अंदर कितनी तरक्की करी। हमारा 15 अगस्त, हमारे बगल के पड़ोसी मुल्क का 14 अगस्त आजादी का दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोई भी कहीं पर भी, कहीं से भी, किसी मापदंड से अगर तुलना करेगा तो हम उनसे कितने डग आगे, कितने कदम आगे हैं। एक दो नहीं, हजारों डग आगे हैं। क्यों? हम पाकिस्तान से बेहतर क्यों कहलाए जाते हैं? कि हमारे यहां अमन और चैन रहा है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद रहा है, आतंकवाद को पनपाया गया है, एक स्टेट पॉलिसी के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया है। और आज का हाल उसका ये है कि उसके जानों के अंदर भी अगर टटोलोगे तो कोई कौड़ी नहीं पड़ेगी। और ये जब ही संभव हुआ है जब अमन और चैन किसी देश के अंदर है। तो आज मेरे को एक पुराने गाने की याद आती है, उसकी एक लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं और बोल देना चाहता हूं। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है संदेश हमारा। हमारा मुल्क जब भी आगे बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। मैं आंकड़े गिनवाना चाहता हूं आपको कि कोविड के बाद अमेरिका जैसा मुल्क, ब्रिटेन जैसा मुल्क जो हमारे को 200 साल शासन रह चुका, अमेरिका की इकोनॉमी 2% बढ़ी। कोविड के बाद पिछले साल के अंदर सिर्फ 2% बढ़ी। 2 फ्रांस और चाइना की 3% बढ़ी, सिर्फ 3%। यूके, यूनाइटेड किंगडम की 4% बढ़ी। और पिछले साल के अंदर आपके मुल्क की 7.2% इकोनॉमी बढ़ी। जीडीपी हमारी उनके मुकाबले में इतनी ज्यादा बढ़ी। हमने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया हमारी मोदी सरकार की तरफ से। कोविड के 80 करोड़ टीके हमारे देश के अंदर लगवाए। 22 एम्स देश के अंदर और स्थापित करी गई, जिसमें से एक हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर भी है। 1800 करोड़ का ये बड़ा अस्पताल न केवल नर्सिंग कॉलेज रखेगा, लेकिन 600 बेड के हॉस्पिटल को भी रखेगा। और आने वाले समय के अंदर हमारे आसपास के 100 किलोमीटर दूर तक के लोग तो या तो दिल्ली जाया करते थे या जयपुर जाया करते थे, वो इसकी सुविधा का फायदा उठाएंगे। आयुष्मान भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर गरीब 5 लाख तक की चिकित्सा मुफ्त के अंदर करवा सकता है, क्योंकि भारत सरकार उसका पैसा भरने लग रही है। लोग कहते हैं कि कोई मुल्क तरक्की जब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना हो।
आज मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूं वेस्टर्न डेल फ्रेट कॉरिडोर का, जो गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 8 जिसको बोला करते थे उसके ऊपर से जाते हैं। तो उनको पता है किस तरह की भीड़ उस हाईवे के ऊपर आज के दिन है। आज से तो 20 साल पहले कोई दिल्ली जाया करता था तो 1.5 घंटे में पहुंच जाया करता था, और अगर आज के दिन अगर 10 बजे जाओ या शाम को 5 बजे बाद जाओ तो 2-3 घंटे से पहले दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता। ये क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर हो गया। इसका हल क्या है? या तो रेल रोड और या और हाईवे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से माल या मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके तकरीबन रेल फ्रेट कॉरिडोर हमारा मुकम्मल हो गया है, जो अरब की खाड़ी तक जाकर के मिलेगा। दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिफिकेशन वाया रेवाड़ी ये पूरा हो गया है। हम जब पढ़ा करते थे, तुम्हारी जैसे बच्चे के उम्र के हुआ करते थे, तो हमारे को कोई पढ़ाया करता था कि रेवाड़ी एक जमाने के अंदर मीटर गेज का सबसे बड़ा एशिया का रेवाड़ी एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था, लेकिन लिफ्ट हो गया, बड़ी बड़ी ब्रॉड गेज आने लग गई, हम रह के बीच के। आज के दिन ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन अगर इस ब्रॉड गेज के ऊपर हुआ कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर और कम से कम नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो रेवाड़ी से लेकर के जयपुर वाला इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले हुआ था, और ये दिल्ली तक आज के दिन पहुंच गया। रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन के ऊपर 25 करोड़ रुपया सौंदर्यीकरण के ऊपर खर्च होने जा रहा है, 25 करोड़ रुपया पटौदी के लिए खर्च होने लग रहा है, और 300 करोड़ रुपया गुड़गांव के लिए खर्च होने लग रहा है। हाईवे का भी जल्दी जिक्र करना चाहता हूं मैं कि रेवाड़ी पटौदी गुड़गांव नेशनल हाईवे आज के दिन 2700 करोड़ रुपए से बनने लग रहा है। रेवाड़ी नारनौल जो मुकम्मल हो गया है, 2800 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए हैं। कापड़ीवास के ऊपर फ्लाईओवर बन चुका है, बावल के ऊपर रेवाड़ी के ऊपर जो बाईपास है आज के दिन उसके ऊपर कार्यक्रम चालू है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले की बात है कि पेटी की नौकरी करने वाले कहां मैंने बताया था सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, और 1 रैंक और 1 पेंशन की मांग कहां से उठी? यहां से। और कौन आया था? मतलब वायदा करके गया था नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पर रेवाड़ी की धरती के ऊपर वायदा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, और वो 1 रैंक और पेंशन जो एक टाइम के ऊपर जब चालू हुई थी, जब 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे एक साल के अंदर पेंशन के ऊपर, और आज के दिन वो 22,000 करोड़ तक उसकी लागत करने लग रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी बिनौला के अंदर, जहां पाली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, सैनिक स्कूल पाली गोटरा के अंदर बना, और आने वाले समय के अंदर जो अदर प्रोजेक्ट्स तजवीज जो हुए उनका गिनने लग जाऊं तो दोपहर हो जाएगी। मैं आगे इतना नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने आजादी के बाद 75-76 साल में बहुत पाया है, लेकिन बहुत खोया भी। अनुशासन, किसी रोड के ऊपर चले जाओ तो दूसरा वाहन वाला तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, साइकिल वाला जानी दुश्मन बन जाता है। सड़क पे चलने वाले की हिम्मत कैसे होगी कि सड़क पे उतर आया, मैं गाड़ी में बैठा हूं या मोटरसाइकिल पे बैठा हूं। रॉन्ग दो, दूसरे की इज्जत करना, डिसिप्लिन में रहकर के गाड़ी चलाना, या खो बैठना। मुझे याद है जब मैं स्कूल से आया जाया करता था तो बैलगाड़ियों के पीछे भी लालटेन हुआ करती थी, टन बत्ती घंटी हुआ करती थी, आने वाले चलने वाले देख तो लें कि आगे कोई
और चीज भी हमने खड़ी हुई रोड के ऊपर, लेकिन आपको नहीं, डिसिप्लिन हम खो दिए। माँ बाप को जो इज्जत मिला करती थी हमारे जमाने के अंदर, या मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इज्जत नहीं मिलती। ये क्या दबाव आ गया इंटरनेट का, जूते पहन करके बिस्तर में घुस जाते, खाना खाकर कुल्ले नहीं करते। ये जो हमारे को सिखाया गया था कहां गायब हो गया। और इस चीज के बारे में हमें को सोचना पड़ेगा। आम जन तो आज के दिन ये बताना पड़ेगा कि हमारी क्या संस्कृति थी, हम कहां थे, कहां पहुंच सकते हैं जब 100 साल हमारे आजादी के पूरे हो जाएंगे। और इतिहास के पन्नों के ऊपर अगर आप अपनी नजर उड़ा करके देखोगे तो सुनो, सोचो कि चाइना हमारे से बड़ा मुल्क है कि नहीं, चाइना का प्रभाव हमारे से अव्वल आज के दिन है कि नहीं। लेकिन कोई ओशन, सागर चाइना के नाम के ऊपर है? अगर विश्व के अंदर एक ओशन है, हिंद महासागर है, चाइना के नाम पे नहीं है, अमेरिका के नाम के ऊपर नहीं है, सारे विश्व में एक ही मुल्क के नाम के ऊपर है, वो इंडियन ओशन इंडिया के नाम के ऊपर है। इंडो चाइना, जो आज के दिन कहते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ने वाली छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आज उसका नाम इंडो चाइना क्यों रखा गया है? कुछ तो से उसको इंडो चाइना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया वहां पर पहले पहुंचा था, चाइना बाद के अंदर आया था। चाइना तो फिसलता लगड़ाता आया था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग वहां जाकर के न केवल अपना रिलीजन और अपनी हैसियत दिखाई थी, लेकिन वहां के लोगों को प्रेरित करके आने वाले समय के लिए डिसिप्लिन को भी तवज्जो करके लेके आए। मुझे याद है कि चाइना के अंदर एक जमाना था कि रिलीजन का नाम नहीं लिया जाता, कम्युनिस्ट कंट्री थी। एक दिन मैं चला गया चाइना के अंदर बतौर एक विदेश मंत्री, छोटा वाला, और वहां पर एक छोटे से कस्बे के अंदर ले गए, और वहां पे जाकर के उन्होंने बोला कि ये देखो अब चाइना खुलने लग रहा है, हम दोबारा से बुद्धिज्म को करने लग रहे हैं, प्रचार करने लग रहे हैं, तो ये देखो आपका टेम्पल यहाँ पर है। मैंने कहा बुद्धिस्ट टेम्पल होगा? कहते नहीं, ये हिंदू टेम्पल। और वहां के लोग अभी भी पूजा करते हैं वहां हिंदू तौर तरीके से। तो हिंदुस्तान का क्या एक जमाना था, और जो मैंने अभी आंकड़े आपको बताए हैं, इसके मुताबिक हिंदुस्तान का क्या जमाना हो सकता है, ये संभव है। इसकी ओर हमारा देश अग्रसर है, लेकिन भाईचारा निभाना भी जरूरी है। तो आज के दिन ये जो मैंने संदेश आपको दिया था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है संदेश हमारा, यही हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन रहेगा। आप सब लोगों को आज का दिन मुबारक। जय हिंद।